प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रतिमान या मॉडल और इसके नियामक। अर्थात आज की वीडियो में हम राजनीतिक आधुनिकीकरण के संदर्भ में दो बातों पर चर्चा करेंगे। क्या क्या? राजनीतिक आधुनिकीकरण के नियामक या परिवर्त्य, और दूसरा क्या है? राजनीतिक आधुनिकीकरण के मॉडल या फिर प्रतिरूप। अर्थात आज हम दो बातों पर चर्चा करेंगे जो कि प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र छात्राएं हैं, या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, या कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो। मेरे कहने का भावार्थ ये है कि राजनीति विज्ञान से संबंधित किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा या उपागम निश्चित रूप में सिलेबस में होता है, पाठ्यक्रम में होता है। तो मैं इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही प्रतिदिन वीडियो अपलोड करता हूं। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे हम प्रतिदिन जो वीडियो अपलोड करते हैं उसकी सूचना आपको प्राप्त हो सके। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ में हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। क्यों? जिससे कि सभी विद्यार्थियों का हित हो सके, और सभी विद्यार्थियों का हित ही मेरा हित है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए देखो, राजनीतिक आधुनिकीकरण के नियामक या परिवर्त्य पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है राजनीतिक आधुनिकीकरण के मॉडल या प्रतिरूप। ठीक है भाई। अब देखिएगा, राजनीतिक आधुनिकीकरण के नियामक या परिवर्त्य को लेते हैं हम पहले। देखो, वैसे ये परिवर्त्य शब्द वेरिएबल्स, परिवर्त्य शब्द क्या है? इसका सीधा सा अभिप्राय होता है कि वो तत्व जो किसी न किसी रूप में राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो राजनीति को प्रभावित करने वाले तत्व ही परिवर्त्य कहलाते हैं। अब यहाँ हम राजनीतिक आधुनिकीकरण की बात करें तो राजनीतिक आधुनिकीकरण को कौन कौन से तथ्य प्रभावित करते हैं? वास्तव में जो ये प्रभावित करने वाले तथ्य या तत्व होते हैं वो ही नियामक या परिवर्त्य कहलाते हैं। मतलब किसी देश की राजनीति आधुनिक बन जाती है और किसी देश की राजनीति परंपरागत बनी रहती है, जबकि वास्तविक रूप में एक ही क्षेत्र विशेष के अंतर्गत हम देखते हैं कि वहाँ एक देश में राजनीतिक आधुनिकीकरण हो जाता है, दूसरे देश में आधुनिकीकरण नहीं हो पाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि वास्तविक रूप में कुछ तत्व परिवर्तन नियामक ऐसे होते हैं जो कि एक देश की राजनीति को आधुनिक बना देते हैं, जबकि दूसरे देश की राजनीति परंपरागत बनी रहती है। तो मेरा कहने का भावार्थ ये है कि वास्तव में यदि हम भारत और पाकिस्तान की चर्चा करें तो वास्तव में आज भारत तो फिर भी आधुनिक बनने की तरफ पूर्ण प्रयास कर रहा है, और जहाँ तक हम कह सकते हैं कि कुछ समय बाद में यहाँ की राजनीति आधुनिक हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो हम वहाँ कभी लोकतंत्र है, कभी सैनिक शासन है। मतलब आए दिन शासन का स्वरूप परिवर्तित होता रहता है। ऐसा क्यों होता है मेरे भाई? इसी के साथ में क्या कारण है कि नेपाल और भूटान की राजनीति अभी पूर्ण रूप में परंपरागत बनी हुई है? क्या कारण है कि विकासशील राष्ट्र राज्य या नव स्वतंत्र राष्ट्र राज्य जो कि वास्तविक रूप में ब्रिटेन के अधीन थे, ब्रिटेन के उपनिवेश थे, एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र राज्य, और आज स्वतंत्र हो गए हैं, तो ये अभी संक्रमण काल की स्थिति में क्यों है? और संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था आधुनिक क्यों बन गई? इसका मूल कारण यही है कि कुछ तत्व होते हैं, कुछ परिवर्त्य होते हैं, कुछ तथ्य होते हैं, कुछ नियामक होते हैं जो कि वास्तविक रूप में किसी देश की राजनीति को आधुनिक बना देते हैं और किसी देश की राजनीति को परंपरागत बनाए रखते हैं। इन्हीं की बात हम करेंगे। तो ध्यान दें, मैंने आपके लिए यहाँ ये 4 नियामक या परिवर्त्य या तथ्य नोट कर दिए हैं।
इनको हम व्यापक रूप में समझाएंगे। और ये मैंने मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों के लिए डायग्राम बना दिया है, इसके आधार पर आप इन चारों बिंदुओं को आसानी से समझ सकते हैं। चलिए हम यहीं से शुरुआत करेंगे। देखो मैंने यहाँ नोट किया है नियामक या परिवर्त्य, मतलब राजनीतिक आधुनिकीकरण को प्रभावित करने वाले तत्व ही या राजनीतिक आधुनिकीकरण को निर्धारित करने वाले तथ्य या तत्व ही नियामक या परिवर्त्य कहलाते हैं। तो जो राजनीतिक व्यवस्था होती है, चाहे किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था, मान लीजिएगा हम ये कहें कि परंपरागत से आधुनिक, मतलब किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था परंपरागत से आधुनिक बनी है तो उसका कारण क्या है, और किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था अभी भी परंपरागत राज व्यवस्था बनी हुई है तो इसका कारण क्या है, या किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था अभी संक्रमण काल की स्थिति में या संक्रमणशील है तो इसका कारण क्या है। तो इसका मूल भावार्थ ये होगा, मैं आपको तरीके से समझाऊंगा। ये भाई सबसे पहले तो मुझे बताएं कि जो आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था होती है या किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था का आधुनिकीकरण हो चुका है तो उसके लक्षण क्या होंगे, पहचान कैसे करेंगे आप। वैसे मैं राजनीतिक आधुनिकीकरण के लक्षण के संदर्भ में अलग से वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप हमारी प्लेलिस्ट में देखिएगा, परंतु यहाँ इसकी जानकारी जरूरी है इस वीडियो में भी। क्यों भाई, किसी भी देश की राजनीतिक आधुनिक बन गई है तो इसके लिए आप विशेषकर 3 लक्षण ध्यान रखेंगे। क्या कि सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ पर बुद्धि संगत सत्ता होगी उस देश में। बुद्धि संगत सत्ता का मतलब होता है कि वहाँ वास्तविक रूप में राज्य के अंतर्गत राजनीतिक शक्ति का केंद्रण हो जाता है, मतलब राजनीतिक शक्ति सर्वे सर्वा हो जाती है, अन्य संगठन राजनीतिक शक्ति के अधीन होते हैं। पहला लक्षण तो ये मिलेगा आपको, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में लक्षण मौजूद है। दूसरा लक्षण क्या होगा, वहाँ वास्तविक रूप में संरचनाओं का विभिन्नीकरण और विशेषीकरण हो जाता है, अर्थात वहाँ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग अलग रूप में मतलब जो है स्थापना कर दी जाती है, और इसी के साथ में जो सरकार के 3 अंग हैं वो अपने से संबंधित कार्यों को ही ठीक से करें, ऐसी व्यवस्थाएं की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत ऐसा ही किया गया। वहाँ के संविधान के अनुच्छेद 1, 2, 3, 1, 2, 3 में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। तो संरचनात्मक विभिन्नीकरण और विशेषीकरण मिलेगा। और तीसरा क्या लक्षण मिलेगा, वहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जनता को सहभागी किया जाता है, या निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में जनता सहभागी होती है, जनता भाग लेती है। ये तीनों लक्षण जिस देश की राजनीतिक व्यवस्था में मिलते हैं उसको कहेंगे आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था। भाई परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था किसको कहते हैं, परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था उसको कहते हैं कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक रूप में सत्ता के परंपरागत स्रोत होते हैं, मतलब जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्रीयता। ठीक है, यहाँ मैं ये भी कहूँगा कि वास्तविक रूप में राजा और महाराजा भी सत्ता के स्रोत होते हैं। इसी के साथ में यहाँ राजनीतिक शक्ति का एक केंद्र नहीं होता है, राजनीतिक शक्ति राज्य में केंद्रित नहीं होती है, बल्कि यहाँ विभिन्न प्रकार के संगठन होते हैं, वो अलग अलग रूप में राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ में यहाँ संरचनाओं का विभिन्नीकरण, विशेषीकरण नहीं हो पाता है, और इसी के साथ में राजनीतिक व्यवस्था में जनता भी सहभागी नहीं हो पाती है। ये परंपरागत राज व्यवस्था के लक्षण हो गए। तो मेरे भाई अब इस परंपरागत से राजनीति आधुनिक कैसे बनती है, तो इसको निर्धारित करने वाली 4 तत्व होते हैं, 4 नियामक होते हैं, 4 परिवर्त्य होते हैं। यही ये निर्धारित करेंगे कि किसी देश की राजनीति आधुनिक होगी या नहीं होगी। यहाँ मैंने नोट कर दिया, ये नियामक 4 नियामक हो गए। इसके बाद में परंपरागत से आधुनिक राजनीति कैसे बनती है, नीचे मैंने नोट किया परंपरागत से आधुनिक ये राजनीतिक व्यवस्था होगी कि किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था परंपरागत से आधुनिक कैसे बनती है, मतलब परंपरागत लक्षणों से मुक्ति मिल जाती है और आधुनिक लक्षणों को प्राप्त कर लिया जाता है। देखिएगा इसका राजनीतिक आधुनिकीकरण का पहला नियामक या परिवर्त्य है परंपरावादी राजनीतिक संरचनाएं और संस्कृति। नोट कीजिएगा, परंपरावादी राजनीतिक संरचनाएं और संस्कृति। ध्यान दीजिएगा, किसी भी देश की राजनीति आधुनिक तभी बन पाएगी जबकि वहाँ आधुनिक राजनीतिक संरचनाओं की स्थापना कर दी जाए और इसी के साथ में संस्कृति भी आधुनिक बन जाए, मतलब वहाँ व्यक्ति की, जनसाधारण की निष्ठा के केंद्र में भी परिवर्तन आ जाए। निष्ठा के केंद्र में परिवर्तन का मतलब ये है कि वहाँ जनसाधारण या जनता की निष्ठा का केंद्र संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए।
क्षेत्र विशेष नहीं होना चाहिए। जैसे मैं ये कहूँ कि मुझसे कोई ये पूछे कि आप भारतीय हैं राजस्थानी, और मैं ये कहूँ कि मैं तो राजस्थानी हूँ, नो, ये निष्ठा के केंद्र में परिवर्तन नहीं है। होना ये चाहिए कि मुझसे कोई ये पूछे आप राजस्थानी हैं या भारतीय हैं, तो मैं वो ये बोलूँगा कि मैं भारतीय हूँ, पहले राजस्थानी बाद में, पहले मैं भारतीय हूँ। तो मैं पहले भारतीय हूँ, ये संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था की प्रति निष्ठा है। ऐसा मनोवृत्ति बन जाती है व्यक्ति की, ऐसी प्रवृत्ति व्यक्ति की बन जाती है, ऐसी अभिव्यक्ति व्यक्ति की बन जाती है, तो मेरे भाई ये आधुनिक राजनीतिक संस्कृति का लक्षण है। और मुझसे कोई कहे कि आप राजस्थानी हैं या भारतीय, मैं कहूँ राजस्थानी हूँ, फिर ये कहें कि आप अपने मत का प्रयोग क्या जाति के आधार पर करते हैं या वास्तविक रूप में जो व्यक्ति विशेष है उसकी नीतियों के आधार पर करते हैं, राजनीतिक दल की जो घोषणा पत्र नीतियाँ उसके आधार पर करते हैं, मैं कह दूँ नहीं, मुझे तो जाति के आधार पर अपना मतदान करूँगा, तो ये क्या है? ये परंपरावादी राजनीतिक संरचना का प्रतीक है। तो वास्तव में आज हम देखें नेपाल और भूटान में वास्तव में परंपरागत राजनीतिक संरचनाएं मौजूद हैं और वहाँ की संस्कृति भी पूर्ण रूप में परंपरागत बनी हुई है, इसलिए वहाँ की राजनीति आधुनिक नहीं बन पा रही है। इसी के साथ में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत वास्तविक रूप में परंपरागत राजनीतिक संरचनाएं कमजोर हो चुकी हैं, दुर्बल पड़ चुकी हैं और आधुनिक राजनीतिक संरचनाएं मजबूत हो गई हैं। इसी के साथ में वहाँ की जो संस्कृति है, मतलब राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर, वह भी पूर्ण रूप में आधुनिक बन गई है। परंतु यदि भारत की बात की जाए तो भारत में जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया था, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, सर्वविदित है, आपको मालूम है, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है यहाँ। तो उस समय संविधान निर्माताओं ने वास्तविक रूप में आधुनिक राजनीतिक संरचनाओं की स्थापना तो कर दी, लेकिन भाई संस्कृति के बारे में क्या करें? संस्कृति तो मानव मन की वस्तु है, इसमें तो धीरे धीरे परिवर्तन होता है, काफी लंबा समय लग जाता है। आज भी हमारी जो संस्कृति वो परंपरागत बनी हुई है, आज भी हमारी राजनीति जाति, भाषा, धर्म से प्रभावित होती है। आज भी हमारे भारत के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था में जो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया होती है उसे राजा महाराजाओं के द्वारा किसी न किसी रूप में प्रभावित किया जाता है। यस, ये क्या है? ये परंपरागत संस्कृति का प्रतीक है। तो वास्तविक रूप में किसी देश की राजनीति आधुनिक होगी या नहीं, वो इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि वहां पर परंपरागत राजनीतिक संरचनाएं हैं और परंपरागत संस्कृति है, तो वास्तविक रूप में राजनीतिक व्यवस्था परंपरागत होगी। और यदि आधुनिक राजनीतिक संरचनाओं की स्थापना कर दी गई है, इसी के साथ में आधुनिक संस्कृति को अपना लिया गया है, मतलब व्यक्ति की निष्ठा के केंद्र में परिवर्तन आ गया है, इसी के साथ में वास्तविक रूप में यहाँ राजनीतिक संरचनाएं, आधुनिक राजनीतिक संरचनाओं का मतलब ये है कि वास्तविक रूप में जो संरचनाएं उनका विभिन्नीकरण कर दिया गया है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अलग अलग रूप में स्थापना कर दी गई है। यदि ऐसा कर दिया गया है तो वास्तविक रूप में उस देश में राजनीतिक आधुनिकीकरण हो जाएगा। मगर भारत में यहाँ दोनों बातें मौजूद हैं, क्या कि वास्तविक रूप में आधुनिक राजनीतिक संरचनाओं की तो संविधान में स्थापना कर दी गई है, लेकिन अभी भी हमारी संस्कृति परंपरागत बनी हुई है। संस्कृति परंपरागत बनी हुई इसी का कारण है कि जवाहरलाल नेहरू के समय में हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ और इसे वापस लेना पड़ा। किसके कारण? संस्कृति के कारण, परंपरागत संस्कृति के कारण। मतलब जब कोई भी कानून जनता की संस्कृति के विपरीत होता है, सामान्य संस्कृति के विपरीत होता है, तो जनता उसे स्वीकार नहीं करती है। इसलिए जब तक संस्कृति में परिवर्तन नहीं होगा, जब तक सामान्य संस्कृति में परिवर्तन नहीं होगा, जब तक आधुनिक राजनीतिक संस्कृति का निर्माण नहीं होगा, तब तक उस देश की राजनीति आधुनिक नहीं बन सकती। और विकासशील राष्ट्र राज्यों की राजनीति आधुनिक इसलिए नहीं बन पा रही है क्योंकि यहाँ वास्तविक रूप में अभी भी परंपरागत संस्कृति बनी हुई है। मेरा कहने का भावार्थ है कि जो सामान्य संस्कृति है परंपरागत है अभी भी। इसी के साथ में यहाँ परंपरागत जो संरचनाएं होती हैं वो किसी न किसी रूप में जीवित हैं, मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्रीयता से राजनीति प्रभावित होती है। ठीक है। दूसरा इसका नियामक है, नोट कीजिएगा, दूसरा नियामक होगा आधुनिकीकरण को धकेलने की ऐतिहासिक काल नियति। बहुत महत्वपूर्ण बात है, आधुनिकीकरण को धकेलने की ऐतिहासिक काल नियति। इसका मतलब ये है कि वास्तव में किसी भी देश की राजनीति का आधुनिकीकरण होगा तो इसमें ऐतिहासिक काल नियतियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कोई परिवर्तन किया जाता है, कोई भी कानून बनाया जाता है, तो वो कानून उस समय, मैं क्या कह रहा हूं, उस समय की परिस्थिति के अनुरूप यदि है तो निश्चित रूप से
वहाँ राजनीति का आधुनिकीकरण होगा। और यदि उस समय राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा, किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा कोई कानून बनाया जा रहा है और वह उस समय और परिस्थिति के विपरीत है, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो निश्चित रूप से जनता विरोध करेगी और राजनीतिक आधुनिकीकरण नहीं हो सकेगा। इसका मतलब ये है कि वास्तविक रूप में समय के हिसाब से किसी प्रकार का कोई कानून बनाया जाता है तो वास्तविक रूप में ये कहा जा सकता है कि जनता उसे स्वीकार करती है, और परिस्थिति के विपरीत यदि कानून बनाया जाता है तो वास्तविक रूप में जनता उसे स्वीकार नहीं करती है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक आधुनिकीकरण नहीं हो पाता है। कैसे, मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे भारत के अंतर्गत 42वां संविधान संशोधन किया गया। यदि 42वां संविधान संशोधन 1976 में ना होकर के 1954 में किया जाता तो क्या ये पारित हो जाता? क्या जनता इसे स्वीकार कर लेती? हरगिज नहीं हो पाता ऐसा। इसलिए वास्तविक रूप में ऐतिहासिक काल नियति भी राजनीतिक आधुनिकीकरण की एक नियामक है। मतलब उस समय की परिस्थितियां कैसी हैं, अनुकूल है या प्रतिकूल है। यदि प्रतिकूल है तो वास्तव में वहाँ राजनीतिक आधुनिकीकरण नहीं हो पाएगा। चाहे लाख प्रयास किया जाए उनको असफलता मिलेगी, चाहे सरकार के द्वारा लाख प्रयास किया जाए असफलता मिलेगी। मूल बात यह है कि समय और परिस्थितियां यदि अनुकूल हैं तो ठीक है, जनता उसे स्वीकार कर लेगी, लेकिन समय और परिस्थितियों के विपरीत यदि कार्य किया जा रहा है तो वास्तविक रूप में वहाँ राजनीतिक आधुनिकीकरण नहीं हो सकता। मतलब मूल बात यह है कि जो ऐतिहासिक परिस्थितियां होती हैं वो अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं। ठीक है भाई, मुझे बताइए, आज पूरी दुनिया में राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण हो रहा है और इसके लिए अब राष्ट्र राज्य में क्रांति करने की भी जरूरत नहीं पड़ी है। क्यों? क्योंकि ऐतिहासिक काल नियति है ये, तो समय और परिस्थिति के अनुसार चलना पड़ेगा। और यदि किसी ने इसका विरोध भी किया तो जनता स्वीकार नहीं करेगी। मैं एक उदाहरण देना चाह रहा हूँ। मान लीजिएगा आज किसी राष्ट्र राज्य के अंतर्गत लोकतंत्र है और लोकतंत्र को उखाड़ करके वहाँ सैनिक शासन की स्थापना कर दी जाती है और सैनिक शासन की स्थापना कर दी गई है, तो ऐसे स्थिति में जनता वास्तविक रूप में ऐसे शासन को बर्दाश्त ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में ये समय और परिस्थिति के अनुकूल नहीं है बल्कि प्रतिकूल है। इसलिए ऐतिहासिक काल नियति भी राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक नियामक है। और तीसरा इसका नियामक है राजनीतिक नेतृत्व की प्रकृति और अभिमुखीकरण। नोट कीजिएगा, राजनीतिक नेतृत्व की प्रकृति, नेतृत्व की लीडरशिप, राजनीतिक नेतृत्व की प्रकृति और अभिमुखीकरण। इसका मतलब ये है कि किसी भी देश की राजनीति आधुनिक होगी या नहीं, वह परंपरागत बनी रहेगी या आधुनिक होगी, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान होता है नेतृत्व का। अर्थात वास्तविक रूप में जिसके हाथों में शासन की बागडोर होती है, जिसके द्वारा वास्तविक रूप में देश का नेतृत्व किया जाता है, वास्तविक रूप में वो चाहते क्या हैं? वो वास्तव में परंपरागत राजनीतिक संरचनाओं को ही बनाए रखना चाहते हैं या उस देश की राजनीति का आधुनिकीकरण करना चाहते हैं? तो ये नेता विशेष के ऊपर भी निर्भर करता है। हमारे भारत में हम देख सकते हैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा वास्तविक रूप में हमारी राजनीति को आधुनिक बनाने के लिए काफी कुछ प्रयास किए गए थे। इसी के साथ में जो नेता होता है उस नेता का अभिमुखीकरण क्या है, उसका रवैया क्या है, उसकी सोच क्या है। अगर मान लीजिएगा उसका रवैया, अभिमुखीकरण, इसको रवैया भी कहते हैं, मतलब एक प्रकार से इसको सोच भी कह सकते हैं कि उनका स्वयं का रवैया क्या है, स्वयं की सोच क्या है, उनकी स्वयं की इच्छा क्या है। तो इनका जो अभिमुखीकरण है, इनका जो रवैया है, इनकी जो सोच है, इनकी जो इच्छा ये है कि भाई अब तो हमें हमारी राजनीति को आधुनिक बनाना ही बनाना है। मतलब सत्ता के परंपरागत स्रोत धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएं, ऐसी व्यवस्थाएं वास्तविक रूप में यहाँ की जानी चाहिए। इसी के साथ में वास्तविक रूप में राजनीतिक शक्ति जो है राज्य के अंतर्गत केंद्रित हो जाए और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने दिया जाए। इसी के साथ में यहाँ पर जो संरचनात्मक विभिन्नीकरण है और विशेषीकरण है, इसको भी किसी न किसी रूप में अपनाया जाना चाहिए। यदि ये इच्छा नेताओं की होती है, ये अभिमुखीकरण नेताओं का होता है, ये रवैया नेताओं का होता है, तो वास्तविक रूप में उस देश की राजनीति आधुनिक होगी, अन्यथा उस देश की राजनीति परंपरागत ही बनी रहेगी। ठीक है। अच्छा, अब इसका चौथा नियामक या परिवर्तन है व्यवस्था, सिस्टम। व्यवस्था विशेषकर राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति। ठीक है। अब देखिएगा, सिस्टम की बात करें कि वहाँ का सिस्टम कैसा है और वो भी विशेषकर राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति कैसी है। देखिएगा भाई, वास्तव में जो ये पॉलिटिकल सिस्टम है, ये जो राजनीतिक व्यवस्था है, हकीकत
ये समाज व्यवस्था में ही क्रियाशील होती है। मतलब राजनीतिक व्यवस्था समाज व्यवस्था की ही एक उपव्यवस्था है, एक उपव्यवस्था है। तो वास्तव में यदि देखा जाए तो राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति कैसी है, इसके ऊपर ये निर्भर करेगा कि उस देश की राजनीति आधुनिक होगी या नहीं। कैसे? जैसे किसी देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, किसी देश में स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था है, किसी देश में सर्वाधिकारी शासन व्यवस्था है या सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली है। 3 प्रकार बता दिए मैंने। मुख्यतः आज पूरी दुनिया में वास्तविक रूप में 3 ही स्वरूप स्वीकार किए जाते। तो इसमें लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक रूप में राजनीति का आधुनिकीकरण होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें वास्तव में राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था में अंतःक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में यहाँ जो इनपुट आते हैं वो समाज व्यवस्था से तो आते हैं, और जो आउटपुट मतलब राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, जो नीतियाँ निर्णय बनाए जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं? समाज व्यवस्था में तो जाते हैं। तो वास्तविक रूप में जब लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था होती है तो इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में जो इनपुट आउटपुट मतलब हम ये कह सकते हैं आगत निर्गत या निवेश और निकास की वास्तविक रूप में क्रिया प्रतिक्रिया सुचारू रूप में होती है। इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में राजनीति का ठीक से आधुनिकीकरण हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जनता राजनीति में सहभागी होती है, यहाँ राज्य के अंतर्गत राजनीतिक शक्ति का केंद्रण होता है, यहाँ संरचनाओं का विभिन्नीकरण और विशेषीकरण होता है। कहाँ? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में। तो वास्तविक रूप में जहाँ कहीं भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है उस देश की राजनीति धीरे धीरे आधुनिक बन जाती है। कुछ विद्वानों ने यहाँ तक कहा था कि नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई किसी देश में लोकतंत्र अपना लिया जाए तो वहाँ की राजनीति आधुनिक होगी। जी हाँ, ये बात सत्य है। यदि वास्तविक रूप में लोकतंत्र अपना लिया जाता है किसी भी देश के अंतर्गत और कुछ समय के लिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था समाप्त हो जाती है, उसको उखाड़ दिया जाता है और हम ये कहें कि सैनिक शासन की स्थापना कर दी जाती है, परंतु अन्य क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक क्षेत्रों के अंतर्गत क्या कह रहे हैं, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक धार्मिक क्षेत्रों में यदि लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है तो राजनीतिक क्षेत्र में यदि सैनिक शासन की स्थापना भी हो जाती है तो जनता ऐसे शासन को उखाड़ फेंकती है और वहां पर राजनीतिक क्षेत्र में भी लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है। तो वास्तविक रूप में जहां पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है वहां राजनीतिक आधुनिकीकरण ठीक से हो जाता है, जबकि स्वेच्छाचारी शासन के अंतर्गत राजनीति का आधुनिकीकरण ठीक से नहीं हो पाता है। कारण ये बात सत्य है कि यहाँ पर भी वास्तविक रूप में इनपुट आउटपुट का क्रम चलता रहता है, मतलब आगत निर्गत या निवेश निकास की क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है। यहाँ पर भी किसी न किसी रूप में राज्य व्यवस्था और समाज व्यवस्था की क्रिया प्रतिक्रिया होती है, लेकिन उस रूप में गतिशीलता नहीं होती है जिस रूप में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में होती है। इसलिए स्वेच्छाचारी और सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्था के अंतर्गत राजनीति का आधुनिकीकरण नहीं हो पाता है। तो वास्तविक रूप में किसी देश की राजनीति आधुनिक होगी या नहीं, या किसी देश की राजनीति का आधुनिकीकरण होगा या नहीं, वह बहुत कुछ इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि वहाँ वास्तविक रूप में राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति लोकतांत्रिक है या स्वेच्छाचारी है। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, ये हो गए राजनीतिक आधुनिकीकरण के 4 नियामक या तथ्य या निर्धारक तत्व, या आप इसे परिवर्तक की संज्ञा दे सकते हैं। मतलब मूल बात यह है कि किसी भी देश की राजनीति आधुनिक होगी या नहीं, इसे निर्धारित करने वाले जो तत्व होते हैं वो ही नियामक कहलाते हैं। अब आपसे एग्जाम में किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है, गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे कैसे पूछेंगे कि राजनीतिक आधुनिकीकरण का निम्न में से कौन सा नियामक या परिवर्तक है, या निम्न में से कौन सा राजनीतिक आधुनिकीकरण का नियामक या परिवर्तक नहीं है। किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है। अब ये यदि 4 नियामक आपकी समझ में आ गए हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं आ सकती है। समझ गए होंगे, मैं ऐसा करता हूँ ठीक से समझ गए होंगे। यस। अब इसका दूसरा जो पार्ट हमने लिया है वो लिया है राजनीतिक आधुनिकीकरण के मॉडल या प्रतिरूप। बहुत महत्वपूर्ण है ये बात, मॉडल या प्रतिरूप। इससे संबंधित भी एक प्रश्न या 2 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत। क्या कह रहा हूँ मैं, राजनीति विज्ञान से संबंधित कोई प्रतियोगिता परीक्षा होती है इससे संबंधित भी प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक आधुनिकीकरण के वास्तविक रूप में विद्वान 3 मॉडल
या प्रतिरूप स्वीकार करते हैं। कौन कौन सा? ऐतिहासिक राजनीतिक आधुनिकीकरण, दूसरा है प्रारूपी राजनीतिक आधुनिकीकरण और तीसरा है विकासवादी राजनीतिक आधुनिकीकरण। 3 मॉडल हो गए। अब इन तीनों को मैं समझाऊंगा क्रम से। देखिएगा, इसका पहला जो मॉडल या प्रतिरूप है वो है ऐतिहासिक राजनीतिक आधुनिकीकरण। नोट कीजिएगा, ऐतिहासिक राजनीतिक आधुनिकीकरण। ये मॉडल ये कहता है कि किसी भी देश की राजनीति, क्या कह रहा हूं, किसी भी देश की राजनीति आधुनिक होती है वास्तविक रूप में वो ऐतिहासिक परिस्थितियों के साथ किसी न किसी रूप में आधुनिक बनती चली जाती है। मतलब यहाँ यदि कुछ समय के लिए विरोध भी किया जाएगा आधुनिकीकरण का तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। किसी न किसी रूप में समय और परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तन होता रहेगा, वहाँ की राजनीति आधुनिक बनती रहेगी। मतलब इतिहास के साथ राजनीति का आधुनिकीकरण होता रहेगा। यहाँ मैं आपको बताऊं कि ये बात सत्य है कि समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, ऐतिहासिक परिस्थितियों के हिसाब से राजनीति आधुनिक बनती चली जाएगी। परंतु इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको, ये कोई जरूरी नहीं है कि इस मॉडल के अनुरूप किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करें तो यहाँ ये कोई जरूरी नहीं है कि राजनीति का आधुनिकीकरण होगा ही होगा और वो आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। नहीं, यहाँ राजनीतिक व्यवस्था का पतन भी हो सकता है। मतलब यहाँ राजनीतिक व्यवस्था आगे ही बढ़ सकती है और पीछे भी आ सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी, वो पीछे की तरफ भी धकेली जा सकती है। कैसे? मैं आपको इस ऐतिहासिक राजनीतिक आधुनिकीकरण का मॉडल का एक उदाहरण देता हूँ। जैसे प्लेटो और अरस्तु ने राजनीतिक व्यवस्थाओं का जो वर्गीकरण किया था, अरस्तु ने संविधानों का जो वर्गीकरण किया था, उसके अंतर्गत वास्तविक रूप में संविधानों का कालचक्र का सिद्धांत दिया था, अरस्तु ने दिया था ना। इसके लिए मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट के अंतर्गत। तो वास्तव में संविधानों का काल चक्र का सिद्धांत दिया था अरस्तु ने। तो उसके अंतर्गत क्या कह रहे हैं वो आप देखिएगा, समझें इसको। कह रहे हैं सबसे पहले राजतंत्र आएगा, फिर राजतंत्र के बाद में क्या आएगा? निरंकुश तंत्र, फिर क्या आएगा? कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र के बाद में क्या आएगा? धनिक तंत्र, धनिक तंत्र के बाद में क्या आएगा? संयत प्रजातंत्र, संयत प्रजातंत्र के बाद में क्या आएगा? भीड़ तंत्र। 6 प्रकार की शासन प्रणालियां होगी क्रमबद्ध रूप में। लेकिन क्या इसमें राजनीतिक व्यवस्थाओं का विकास ही हो रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रही है, पीछे की तरफ भी आ रही है? मुझे बताइए। पहले राजतंत्र है और उसके बाद में क्या आ जाता है? निरंकुश तंत्र आता है। तो निरंकुश तंत्र तो पीछे की तरफ चले जाना है। मतलब राजनीति का एक प्रकार से हमें कहीं आधुनिकीकरण नहीं हो रहा है बल्कि पीछे की तरफ धकेला जा रहा है। तो मेरा कहने का भावार्थ है कि वास्तविक रूप में यहाँ यदि हम अरस्तु के उदाहरण से या प्लेटो के उदाहरण से समझें तो ये जो ऐतिहासिक राजनीतिक आधुनिकीकरण है ये भी वही बात बता रहा है जो अरस्तु ने बताई है कि इसमें वास्तविक रूप में एक प्रकार से शासन व्यवस्थाओं का परिवर्तन चक्र घूमता रहता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आगे की तरफ ही बढ़ेंगी, नहीं, वो पीछे की तरफ भी आ सकती हैं। ठीक है। इसका दूसरा जो मॉडल या प्रतिरूप है, देखो इसके लिए आप विशेषकर ध्यान रखेंगे प्लेटो और अरस्तु के आधार पर इसे आप समझ सकते हैं। ठीक है। प्लेटो और अरस्तु के जो शासन व्यवस्थाओं का वर्गीकरण है इसके लिए हमने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के इतिहास के अंतर्गत आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दूसरा है प्रारूपी राजनीतिक आधुनिकीकरण। देखिएगा, राजनीतिक आधुनिकीकरण का जो दूसरा मॉडल विद्वानों ने दिया है, मतलब सर्वसम्मति से 3 मॉडल स्वीकार किए गए। दूसरा जो मॉडल दिया है वो है प्रारूपी राजनीतिक आधुनिकीकरण। प्रारूपी राजनीतिक आधुनिकीकरण में विद्वानों ने 3 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं का उल्लेख किया है जिससे कि आप राजनीतिक आधुनिकीकरण के मॉडल को ठीक से समझें। वो 3 प्रारूपी मॉडल कौन कौन से हैं? परंपरागत राजनीतिक व्यवस्थाएं, संक्रमणशील राजनीतिक व्यवस्थाएं और आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाएं। मतलब प्रारूपी राजनीतिक आधुनिकीकरण के अंतर्गत विद्वानों ने 3 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं बतलाई हैं। कौन कौन सी हैं? परंपरागत राजनीतिक व्यवस्थाएं, संक्रमणशील राजनीतिक व्यवस्थाएं और आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाएं। इसको हम इस डायग्राम के माध्यम से ठीक से समझाएंगे। अब देखो, पहले तो इसको समझिएगा, उसके बाद में डायग्राम समझाएंगे। देखो, परंपरागत राजनीतिक व्यवस्थाएं कौन सी व्यवस्थाएं होती हैं? परंपरागत राजनीतिक व्यवस्थाएं मैंने इधर समझा भी दिया था। परंपरागत राजनीतिक व्यवस्थाएं वो राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं
जहाँ वास्तविक रूप में परंपरागत संस्कृति होती है, परंपरागत राजनीतिक संरचनाएं होती हैं, राजनीतिक शक्ति का राज्य में केंद्रण नहीं होता है, जनता राजनीति में सहभागी नहीं होती है, वास्तविक रूप में यहाँ संरचना का विभिन्नीकरण विशेषीकरण नहीं हो पाता है। इसी के साथ में यहाँ पर सत्ता के परंपरागत स्रोत जैसे जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्रीयता ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो वास्तव में परंपरागत राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत ये लक्षण पाए जाते, अर्थात यहाँ ये कहा जा सकता है कि किसी भी रूप में राजनीति का आधुनिकीकरण नहीं हो पाता है। जैसे नेपाल, क्या कह रहा हूँ, जैसे नेपाल और भूटान की राजनीतिक व्यवस्थाओं को आज भी हम परंपरागत राजनीतिक व्यवस्थाएं कह सकते हैं। वहाँ वास्तविक रूप में ये प्रयास ही नहीं किया जा रहा है कि राजनीति आधुनिक बने, बल्कि वहाँ तो वास्तविक रूप में जो परंपरागत संरचनाएं वही अपने आप को सबल बनाए रखना चाहती हैं। ठीक है, अब देखो संक्रमणशील राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझना, उससे पहले आप तीसरे नंबर वाली को समझें। आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाएं कौन सी होती है? परंपरागत तो समझ गए। आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाएं कौन सी होती है? आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाएं वो होती हैं जैसी वर्तमान संयुक्त राज्य अमेरिका आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है, जापान भी आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था में नेपाल और भूटान लिया है हमने। ठीक है, समझ में एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं के लक्षण क्या होते हैं? मतलब कौन से देश की राजनीतिक व्यवस्था आधुनिक होती है? भाई जब किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत वास्तव में जो शक्ति होती है उस शक्ति का केंद्रण राज्य में हो जाए, मतलब वास्तविक रूप में राजनीतिक शक्ति सर्वे सर्वा बन जाए, वहाँ किसी अन्य संगठन के द्वारा उसको चुनौती ना दी जाए, सभी संगठनों की जो शक्ति है उसके अधीन आ जाए। मतलब मूल बात यह है कि राजनीतिक व्यवस्था सर्वोपरि बन जाए, राजनीतिक शक्ति सर्वोपरि बन जाए। पहला लक्षण ये मौजूद होना चाहिए। दूसरा, वहाँ संरचनाओं का विभिन्नीकरण विशेषीकरण हो जाना चाहिए। और तीसरा, जनता को वहाँ राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने दिया जाए, मतलब जन सहभागिता को बढ़ावा दिया जाए। और सत्ता के परंपरागत स्रोत कमजोर पड़ जाएं, जैसे जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्रीयता। ये वास्तविक रूप में राजनीति के अंतर्गत जो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया होती है उसको प्रभावित ना करें। ये बातें जहाँ मौजूद होती हैं, ये लक्षण जहाँ मौजूद होते हैं, उस देश की राजनीतिक व्यवस्था का आधुनिक कहा जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान की राजनीतिक व्यवस्था को हम आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था कह सकते हैं। तो ये दो मॉडल हो गई। और तीसरा प्रारूप क्या है? संक्रमणशील राजनीतिक व्यवस्था। इसका मतलब क्या है? आप देखिए, परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था समझ गई, आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था समझ गई। मेरे भाई, इसमें क्या होता है संक्रमणशील राजनीतिक व्यवस्था में कि वास्तव में यहाँ जो ये मैंने ये लिखा है वाहन, मतलब आप गाड़ी कह सकते हैं इसको, वाहन, गाड़ी। संक्रमणशील राजनीतिक व्यवस्थाएं वो राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं जिनमें एक तरफ तो परंपरागत शक्तियां ये प्रयास करती हैं कि हमारा दबदबा बना रहे, जैसे जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्रीयता। व्यक्ति की निष्ठा परिवार के प्रति हो, संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के प्रति नहीं हो। व्यक्ति की निष्ठा स्थानीय समूह विशेष के प्रति हो, संपूर्ण राज्य व्यवस्था के प्रति नहीं हो। ऐसा प्रयास इसके द्वारा किया जाता है। तो एक तरफ तो परंपरागत राजनीतिक व्यवस्थाएं इसे अपनी तरफ खींचती रहती हैं, संक्रमणशील राजनीतिक व्यवस्थाओं को, और दूसरी तरफ आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाएं अपनी तरफ खींचती हैं। कैसे? इनका प्रयास ये रहता है कि भाई जो संक्रमणशील राजनीतिक व्यवस्थाएं पूर्ण रूप में आधुनिक बन जाएं, पूर्ण रूप में आधुनिक बन जाएं। मतलब यहाँ जो संक्रमणशील राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं एक प्रकार से एक ऐसा वाहन बन जाती हैं जिसके दोनों तरफ दो घोड़े जुते हुए हैं। एक घोड़ा है परंपरागत राजनीतिक व्यवस्थाएं, दूसरा घोड़ा है आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाएं। परंपरागत राजनीतिक व्यवस्थाएं ये अपनी तरफ खींचती हैं कि ये राज्य व्यवस्थाएं आधुनिक नहीं बने, और आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाएं अपनी तरफ खींचती हैं कि कैसे भी हो ये राजनीतिक व्यवस्थाएं परंपरागतता से मुक्ति प्राप्त करें। तो वास्तव में संक्रमणशील राजनीतिक व्यवस्थाएं एक ऐसा वाहन के समान है जिसके दोनों तरफ दो घोड़े जुटे हुए हैं। क्या कह रहा हूँ? दोनों तरफ दो घोड़े जुटे हुए हैं, दो घोड़े लगे हुए हैं। ये घोड़ा आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, मतलब एक घोड़ा आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था ये तो अपनी तरफ खींचता है, और एक घोड़ा है परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था ये अपनी तरफ खींचता है। तो इनकी स्थिति तो बिल्कुल बीच में है। मतलब
यहाँ आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाएं अपनी तरफ खींच रही हैं, परंपरागत राजनीतिक व्यवस्थाएं अपनी तरफ खींच रही हैं, और इसीलिए इसको संक्रमणशील राजनीतिक व्यवस्थाएं कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि इसमें परंपरागतता और आधुनिकता दोनों के लक्षण मौजूद होते हैं। जैसे मैं भारत को उदाहरण दूँ, हमारे भारत के अंतर्गत परंपरागतता के तत्व भी मौजूद हैं और आधुनिकता के तत्व भी मौजूद हैं। कैसे? क्या हमारे यहाँ राजनीतिक जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्रीयता ये प्रभावित नहीं करते हैं? करते हैं। तो ये क्या है? ये परंपरागत सत्ता के स्रोत हैं। और क्या हमारे यहाँ पर हमारे संविधान निर्माताओं ने आधुनिक संरचनाओं की स्थापना नहीं की है? यस, आधुनिक संरचनाओं की स्थापना की है। भाई हमारे यहाँ लोकतंत्र की स्थापना की गई या नहीं की गई है? राजतंत्र थोड़ी ना है, लोकतंत्र ही तो है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, विधि का शासन, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, राजनीति में जनता को सहभागी होने देना, इसी के साथ में वास्तविक रूप में राजनीतिक शक्ति का राज्य में केंद्रण हो जाना, ये सब किसका लक्षण है? आधुनिकता का लक्षण है। तो भारत में दोनों बातें मौजूद हैं, परंपरागतता भी और आधुनिकता भी। तो जितने भी विकासशील राष्ट्र राज्य हैं ना भाई, वो सभी संक्रमणशील, क्या कह रहा हूँ, संक्रमणशील राजनीतिक अवस्था के अंतर्गत हैं। वास्तविक रूप में ये राजनीतिक व्यवस्थाएं वास्तव में हम ये कहेंगे कि परंपरागतता और आधुनिकता के बीच में है। मतलब इनमें परंपरागतता के तत्व भी है और आधुनिकता के तत्व भी है। ये विकासशील राष्ट्रों की राजनीतिक व्यवस्थाएं ना तो पूर्ण रूप में आधुनिक बन पाई हैं और ना ही परंपरागतता से इनको मुक्ति मिल पाई है। ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाओं को ही संक्रमणशील राजनीतिक व्यवस्थाएं कहा जाता है। आप इस डायग्राम समझे। आप ये चित्र नंबर 1 हो गया, ये चित्र नंबर 2 हो गया। यहाँ मैंने नोट किया परंपरागत राजनीतिक व्यवस्थाएं, मतलब राजनीतिक मतलब व्यवस्थाएं, परंपरागत राजनीतिक व्यवस्थाएं कै, संक्रमणशील राजनीतिक व्यवस्थाएं, इसको हम किससे ले रहे हैं? कै प्लस ख और गै। समझाऊंगा भाई क्यों है। और आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाएं, मतलब राजनीतिक मतलब व्यवस्थाएं, आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाएं, ये ख से संबोधित किया है। तो ये तो परंपरागत राजनीतिक व्यवस्थाएं होगी। परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था में क्या होता है? सत्ता के परंपरागत स्रोत मजबूत होते हैं, राजनीतिक शक्ति का राज्य में केंद्रण नहीं होता है, राजनीतिक व्यवस्था में जनता को सहभागी नहीं होने दिया जाता है, संरचना को विभिन्नीकरण विशेषीकरण नहीं हो पाता है, ठीक है। और आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक शक्ति का राज्य में केंद्रण हो जाता है, जनता राज व्यवस्था में सहभागी हो जाती है, संरचना का विभिन्नीकरण विशेषीकरण हो जाता है, सत्ता के परंपरागत स्रोत जैसे जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्रीयता कमजोर पड़ जाते हैं। तो ये तो आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था होगी, परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था होगी। अब संक्रमणशील राजनीतिक व्यवस्था क्या है? अब आप देखिएगा, ये इधर मैंने दिखाया कै1, कै ख, कै प्लस ख, गै1 और ख1। तो कै1 का मतलब ये तो हो गया परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था। क्या हो गया? परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था। और ख1 ये आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था। और संक्रमणशील राजनीतिक व्यवस्था क्या होगा? कै प्लस ख, ये गए, ये संक्रमणशील राजनीतिक व्यवस्था होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि वास्तविक रूप में इसे, अर्थात संक्रमणशील राजनीतिक व्यवस्थाओं को एक तरफ तो परंपरागत राजनीतिक व्यवस्थाएं अपनी तरफ खींचना चाह रही है, मतलब जो परंपरागत सत्ता के स्रोत हैं उनकी इच्छा ये है कि हम शक्तिशाली बन रहे हैं, जबकि आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाएं प्रयास ये कर रही हैं कि भी जल्दी से जल्दी आधुनिक बन जाएं। ये संक्रमणशील राजनीतिक व्यवस्थाएं, यहाँ क्या प्रयास होता है? यहाँ ये प्रयास होता है कि सत्ता के परंपरागत स्रोत कमजोर पड़ जाएं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को स्थापित कर दिया जाए, इसी के साथ विधि के शासन की स्थापना कर दी जाए, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था कर दी जाए, समानता की स्थापना कर दी जाए, स्वतंत्रता पर बल दिया जाए, इत्यादि ढेरों बातें ये प्रयास किया जाता है। लेकिन वास्तविक रूप में जो यहाँ ये संक्रमणशील राष्ट्र राज्य हैं, इनकी स्थिति क्या होती है? ये मैंने नोट किया, प्रेरक शक्तियाँ, प्रेरक शक्तियां, और मैंने यहाँ तीर की तरफ दोनों तरफ संकेत किया। इसका मतलब यहाँ इसकी प्रेरक शक्ति का मतलब ये कि जो संक्रमणशील राजनीतिक व्यवस्थाएं जो वास्तविक रूप में जो परंपरागत तत्व हैं वो तो अपनी तरफ खींचती हैं, परंपरागत शक्तियां हैं वो तो अपनी तरफ खींचती हैं, जैसे जाति, भाषा, धर्म। और आधुनिक शक्तियां जैसे लोकतांत्रिक संरचना की स्थापना कर दी गई है। मान लीजिए विकासशील राष्ट्र में भारत का उदाहरण दे तो भारत के संविधान में वास्तविक रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है, लोकतांत्रिक संरचना की स्थापना कर दी गई है। तो ये क्या करती हैं? ये शक्तियां अपनी तरफ खींच रही हैं। तो इनकी स्थिति यहाँ ये है क्या कि वास्तव में इसे एक तरफ तो परंपरागत तत्व अपनी तरफ खींच रहे हैं, दूसरी तरफ आधुनिक तत्व अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो ये बीच की स्थिति में, इसका मतलब ये है यहाँ कै प्लस ख गए, अर्थात इसमें परंपरागत तत्व भी है और आधुनिक तत्व भी मौजूद हैं। अब ये बीच की स्थिति में ना तो ये परंपरागतता से मुक्ति प्राप्त कर पाई है और ना ही पूर्ण रूप में ये राजनीतिक व्यवस्थाएं आधुनिक बन पाई है। जैसे हम भारत का उदाहरण दे सकते हैं, पाकिस्तान का उदाहरण दे सकते हैं, श्रीलंका का उदाहरण दे सकते हैं, बांग्लादेश का उदाहरण दे सकते हैं, मतलब विकासशील राष्ट्र राज्यों का उदाहरण दे सकते हैं। फिर समझा रहा हूँ, ये परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था का उदाहरण हो गया नेपाल, भूटान। संक्रमणशील राजनीतिक व्यवस्थाओं का उदाहरण क्या हो गया? विकासशील राष्ट्र राज्य, विशेषकर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश
ठीक है। और आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था का उदाहरण हो गया अमेरिका और जापान। आप इसके माध्यम से ठीक से समझ सकते हैं। अब मेरे भाई दो मॉडल हो गए, ऐतिहासिक राजनीतिक आधुनिकीकरण पहला, दूसरा होगा प्रारूपीय राजनीतिक आधुनिकीकरण। अब आपसे एग्जाम में किस रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है। और तीसरा जो मॉडल है वो है विकासवादी राजनीतिक आधुनिकीकरण। नोट कीजिएगा, विकासवादी राजनीतिक आधुनिकीकरण। विकासवादी राजनीतिक आधुनिकीकरण का कहना ये है कि किसी भी देश की राजनीति धीरे धीरे आधुनिक होती चली जाती है। मतलब इसमें किसी भी राष्ट्र राज्य के अंतर्गत लाख प्रयास किया जाए आधुनिकीकरण को रोकने का, तो भी उस देश की राजनीति आधुनिक बन के रहेगी। क्यों? विकासवादी राजनीतिक आधुनिकीकरण के मॉडल से संबंधित विद्वानों का कहना है कि भाई वास्तव में राष्ट्र राज्यों में धीरे धीरे राजनीतिक शक्ति का राज्य में केंद्रण होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे संरचनाओं का विभिन्नीकरण और विशेषीकरण पर बल दिया जाता है। इसी के साथ में धीरे धीरे जनता को, जनसाधारण को राजनीति में सहभागी होने दिया जाता है। इसी के साथ में धीरे धीरे सत्ता के जो परंपरागत स्रोत हैं, जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्रीयता, ये कमजोर पड़ना शुरू हो जाते हैं। इनका कहना ये है कि भाई कैसे वो किसी न किसी रूप में वास्तव में राजनीति आधुनिक होकर ही रहेगी। क्या कह रहा हूँ? राजनीति आधुनिक होकर ही रहेगी। मतलब मूल बात यह है कि विकासवादी राजनीतिक आधुनिकीकरण मॉडल से संबंधित विद्वानों का कहना है कि चाहे उस देश के नेता लाख प्रयास करें राजनीति का आधुनिकीकरण रोकने के लिए, मगर फिर भी वहाँ राजनीति का आधुनिकीकरण होकर ही रहेगा। और इसमें राजनीतिक व्यवस्था पीछे की तरफ नहीं आएंगी, बल्कि राजनीतिक व्यवस्थाओं का किसी न किसी रूप में आगे की तरफ बढ़ाव ही होगा। मतलब उनका आधुनिकीकरण होकर ही रहेगा। आज पूरी दुनिया में हम देख सकते हैं वास्तविक रूप में विकासवादी राजनीतिक आधुनिकीकरण का मॉडल ही हम कह सकते हैं स्वीकार करने योग्य है। क्यों? आज पूरी दुनिया में क्या हो रहा है भाई? राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण हो रहा है या नहीं? यस, हो रहा है। लाख प्रयास करें, लाख विरोध करें, राजाओं के हाथों से शक्ति निकलती जा रही है, जनता के हाथों में शक्तियाँ आती जा रही हैं। मतलब राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण हो रहा है यानी। इसी के साथ में जब लोकतांत्रिक संरचना की स्थापना कर दी जाती है तो जनता को राजनीति में सम्मिलित करना पड़ेगा, जनता को राजनीति में भाग देना पड़ेगा। और जब जनता को राजनीति में भाग दे दिया तो संरचना को विभिन्नीकरण करना पड़ेगा, और संरचना को विभिन्नीकरण कर दिया तो ऐसी स्थिति में विशेषीकरण भी करना पड़ेगा। और जब ये तीनों बातें होगी तो डेफिनेटली निश्चित रूप से परंपरागत सत्ता के स्रोत कमजोर पड़ेंगे ही पड़ेंगे। मतलब जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्रीयता, ये जो सत्ता के परंपरागत स्रोत है वो निर्बल होंगे, कमजोर होकर ही रहेंगे। और जब परंपरागत सत्ता के स्रोत कमजोर पड़ जाते हैं तो निश्चित रूप से राजनीति का आधुनिकीकरण होकर ही रहेगा। मतलब इनका कहना ये है कि राजनीति का आधुनिकीकरण होकर ही रहेगा। मान लीजिएगा किसी देश के अंतर्गत लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है और वहाँ पर मान लीजिएगा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंका जाता है और सैनिक शासन की स्थापना कर दी जाती है। अब इस मॉडल के समर्थक विद्वानों का कहना है कि यदि अन्य क्षेत्रों में वहाँ लोकतंत्र स्थापित हो गया है, अन्य क्षेत्रों में लोकतंत्र स्थापित हो गया है, जैसे सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, तो इनका कहना है कि कुछ समय बाद में वास्तविक रूप में जनता सैनिक शासन को उखाड़ फेंकेगी और वहां दोबारा से लोकतांत्रिक शासन की स्थापना कर दी जाएगी। जैसा कि आप पूरी दुनिया में आए दिन ऐसा घटना चक्कर विभिन्न राष्ट्र राज्यों में देख सकते हैं। ये हो गया राजनीतिक आधुनिकीकरण के मॉडल या प्रतिरूप। मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थी आप ये दोनों बातें ठीक से समझ गए होंगे। ठीक है, तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी आप हमारी वीडियो को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें और सब्सक्राइब भी निश्चित रूप में करें, जिससे कि प्रतिदिन जो हम वीडियो क्लासेस बनाते हैं उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच।